पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हार्ड सुजलो विद कन्हैया भिलाई प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। श्याम रजक को जदयू में बड़ी जिम्मेदारी क्यों मिली? आखिर गमछा घुमाने से खैर क्यों खा रही है राजद? और साथ ही इस पर भी बात करेंगे, क्या मुकेश सहनी प्रेशर वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं तेजस्वी यादव पर? इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ न्यूज हार्ड के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलाई सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहले तो सर, श्याम रजक को जदयू का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। इसके पीछे जो एंगल जोड़ करके देखा जा रहा है कि वो महादलित समुदाय से आते हैं और नवादा में जिस तरह से घटना घटी उसके बाद महादलित लोग काफ़ी नाराज हैं, तो उसको इस एंगल से जोड़ करके देखा जा रहा है। कितना सही है इस एंगल से जोड़ के देखा जाना? बिल्कुल गलत है। उससे क्या मतलब है? उससे श्याम रजक पुराने नेता हैं, वो जहाँ भी रहेंगे बड़े पद पर ही रहेंगे। वहाँ भी थे तो राष्ट्रीय महासचिव या उपाध्यक्ष थे राजद में जो थे, तो उनका कद राजनीति में इतना बड़ा, और जिस समाज से आते हैं उस समाज के बिहार भर ही नहीं देश भर के वो नेता भी हैं। वोट है उनके पास। ये बात दूसरी है कि वो जगह स्थिर नहीं रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। लेकिन ये ऐसे नेता जो इस तरह माने वन ऑफ द लीडर्स हैं जो जहाँ भी जाएंगे इनका वोट जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण है, महादलित समाज के हैं, इसीलिए बनाया गया है। इसमें एंगल अब जोड़ने वाले तो कहीं के तू कहीं के एंगल जोड़ दो, कोई तरह का धरा था बना था। समय है, उस समय पर सवाल उठ रहा है अभी बनाया जाना। तो अभी तो मिलने पे किल तो बनावल कब जी हन। अभी तो हमको लगता है 15 दिन पहले वो मिले हैं, 22 दिन पहले, तब अभी ना तो बना दिया गया। मुझे नहीं लगता है कि भाई एंगल देखने वालों का क्या, वो तो जो लोग विक्टिम है वहाँ, इनके समाज के तो कोई है नहीं। वो तो माझी हैं, माझी समाज के हैं और रविदास समाज के हैं। ये तो धोबी समाज से आते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि उससे कोई जोड़ करके देखने की बात है और ये सही है, क्योंकि ये कद्दावर मजबूत नेता है भाई। इनकी समाज पर पकड़ है, उसके अलावा भी और इनका है। उनका कहना भी था कि उधर सम्मान नहीं मिल रहा था, इसलिए अब इधर आ गए हैं, तो सम्मान दिया गया। इधर से भी भागेंगे तो कहेंगे कि हमको सम्मान नहीं मिल रहा था। नेता जो बोलते हैं वो सही बात, हर चीज थोड़े होता है। इधर से फिर उधर जाएंगे तो कहेंगे कि फिर अपने घर में वापस आ गए। शाम का भूला सुबह आ गया। तो ये तो बोलने का उनका है। सब नेता ऐसे ही बोलते हैं, तो श्याम रजक जी भी वैसे ही बोल रहे हैं। लेकिन ये संगठन में काम किए हैं, आज के नेता थोड़े हैं। 68-69 वर्ष के हो गए, 70 के आसपास के ये नेता हो गए। मुझे लगता है कि संगठन का अनुभव भी है, तो वही सोच करके इनको बनाया गया होगा। संगठन मजबूत होगा। सर, कुछ दिनों पहले युवा राजद का कार्यशाला हुआ यहाँ पर पटना में। उसमें एक बात कही गई कि लोकसभा चुनाव के समय जो है सत्ता पक्ष की तरफ से बार बार ये बातें कहेगी कि 2005 का बिहार, 2005 का बिहार। और उसके बाद से जिस तरह से गमछा घुमाया गया तेजस्वी यादव के द्वारा, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा लोकसभा में के चुनाव के दौरान में, तो उसका एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कहीं ना कहीं वो गलत मैसेज गया है। क्या ये सही समझ रही है राजद? और क्या सही में वो जो गमछा हिलाने का परसेप्शन है वो दूसरे तरह से समाज में गया? तभी ना पार्टी के तरफ से ये निर्देश जारी हुआ कि कोई पगड़ी नहीं बांधेगा। आखिर कुछ बात है तभी ना, ऐसे तो हुआ नहीं। टोपी आप लगाइए, हरा टोपी लगाइए। वो हमारे पार्टी है उसका एक सिंबल है हरा। तो मुझे लगता है कि कुछ है तभी। अब बड़ा खराब लगता है पगड़िया उगड़िया, मैंने जब अंगौछिया सब घुमाते हैं लोग, तो इसमें एक फ्यूडल जो है और एक दूसरे तरह का मतलब मैसेज आता है कि आप अंगौछी एरोगेंट लगता है। अंगौछी घुमा के तू क्या कहल चाहता है, क्या बतावल चाहता है। तो मुझे लगता है कि इन लोग उस पर बहुत सारे लोगों से विचार विमर्श किए होंगे, फीडबैक लिए होंगे, उसके बाद ही वो लोग निर्णय लिए होंगे कि नहीं अब पगड़ी उगड़ी ये कोई नहीं बांधेगा, अंगौछी इस तरह से नहीं घुमाएगा। मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव वे में ही लिए हैं लोग। मुकेश सहनी इन दिनों इंटरव्यू दे रहे हैं सर, और उनके इंटरव्यू में एक खास बात ये है कि जब भी उनसे पूछा जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर के आगे आपका क्या प्लानिंग होगा,
तो उन्होंने कहा कि जब तक सम्मानजनक सीट हमको नहीं मिलेगा तो राजद से भी बात नहीं बनेगा, अगर नहीं मिला तो अलग रास्ता अपना लेंगे। अलग रास्ता को लेकर के जब पूछा जाता है तो कहते हैं कि हाँ, बहुत सारे बन रहे हैं रास्ते और तीसरा मोर्चा भी बिहार में तैयार हो रहा है। क्या प्रेशर बना रहे हैं तेजस्वी यादव पर अभी से सीट के लिए, और ये तीसरा मोर्चा का जिक्र क्यों कर रहे हैं? कोई तीसरा उसरा मोर्चा नहीं बनेगा, मुझे नहीं लगता। तीसरा मोर्चा तो बन ही रहा है प्रशांत किशोर का, तो वहाँ जाएंगे। भाई प्रशांत किशोर ने तो तीसरा मोर्चा खड़ा कर दिया। मोर्चा क्या होते, उनकी पार्टी ही है जनसुराज, जो अस्तित्व में आ जाएगी 2 तारीख को, 2 अक्टूबर को। तो तीसरी धुरी तो हो ही जाए वो। तो अब मुकेश सहनी जी क्या बनाएंगे? मुकेश सहनी पिछली बार तो एनडीए में थे, 11 सीट पर चुनाव लड़े थे, 4 जीते थे। इधर 25 मांग रहे थे, नहीं मिला, भाग गए। मुझे लगता है कि 25 तो नहीं मिलेगा, वो जानते भी हैं। बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि 25 से कम पर कैसे समझौता कर लेंगे, पिछले बार नहीं किया, इस बार कैसे कर लेंगे? तो उनसे पूछो। तुम हमसे जब पूछ रहे हो तो मैं भी तो आकलन करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि उनको 25 सीटें, लेकिन हो सकता है कि 3 लोकसभा की सीटें दी गई थी, तो क्षत्रिय 18, हो सकता है कि 18 मिल जाए, 15 मिल जाए, 15 तक दे सकते हैं तेजस्वी यादव, अगर वहाँ रहते हैं वो तब। जिसकी मुझे ज़्यादा संभावना है कि रहेंगे राजा, अभी तक मुझे यही लगता है, क्योंकि इधर कहाँ सीट ही कहाँ है। 243 में नीतीश जी 122 पर लेंगे। इंडिया में बहुत हिस्सेदार हैं। तो यहाँ तो आने पर उनका 18, वहाँ तो एक संभावना भी है। भाई बड़ी पार्टी जो है राजद है, और राजद के बाद तो कांग्रेस है, कांग्रेस के बाद फिर लेफ्ट के लोग हैं, वामदल हैं, और तो कोई पार्टी वहाँ है नहीं। और कोई पार्टी है? कोई है नहीं। तो ये जाएंगे तो 18-20 मिल सकता है इनको। कांग्रेस 70 पर पिछली बार 70 सीट ली थी, उनको घसका करके 35-40 कर देंगे लोग, तो उसमें 20 सीट बच गया, वो ले लेंगे। अब बाकी जो लेफ्ट जितना लिया था, जब जितना तो लेफ्ट का हो जाएगा, वहाँ तो एडजस्टमेंट अच्छी तरह से ना हो जाएगा। तरह नहीं का बुझाते 70 को उनका, 70 को तो सवाल नहीं मिले के उनका, 40 मैक्सिमम 40। मुझे लगता है कि 2015 में वो 40 ही सीट पर लड़े थे, कांग्रेस लड़ी थी, तब नीतीश जी और राजद 101 पर लड़े थे। तो मुझे जो लगता है कि यह इसी तरह से बंटवारा होगा, और वो रहेंगे उधर ही, क्योंकि इधर तो एनडीए में रहने का तीसरा फ्रंट बनाएंगे। तो इसका मतलब कि फिर वो अपनी पार्टी को लेकर के और जनसुराज के साथ, प्रशांत किशोर के साथ बनाएंगे। यहाँ तो ज़्यादा सीट मिल सकता है, लेकिन प्रशांत किशोर तो बोल रहे हैं कि हम अकेले लड़ेंगे, किसी पार्टी के साथ मेरा गठबंधन नहीं हो। अभी तक तो यही बात कर रहे हैं, तब देखने वाली बात होगी। प्रशांत किशोर का एक और बयान कल बहुत चर्चा में रहा सर। शराबबंदी के खिलाफ तो बोलते ही रहते हैं, कहते हैं कि आएंगे शराबबंदी चालू कर देंगे, शराबबंदी तोड़ देंगे। हाँ, शराबबंदी तोड़ देंगे और शराब चालू कर देंगे, ऐसा कहते हैं वो। लेकिन कल एक बयान उन्होंने दिया और कहा कि जो शराबबंदी से जो भी राजस्व आएगा उसको खर्च करेंगे शिक्षा के ऊपर। कैसे देखते हैं कि जो आम जन है इस बात को समझ पाएगा, और ये जो उनका रणनीति है उसको कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो बात सही, वो कहते हैं कि शराबबंदी फालतू चीज़ है, वो सफल नहीं है, एकदम फेल है। पहले से ज़्यादा जब जिस तरफ शराब बंदी नहीं हुई थी, उससे भी ज़्यादा शराब बिक रहा है। और शिक्षा ही एक ऐसा चीज़ है जिससे किसी समाज और समाज के विकास में, राष्ट्र के विकास में, समाज सुधार में शिक्षा ही सब कुछ करता है ना। माइंडसेट बदलता है शिक्षा से। जिस देश में शिक्षा नहीं है, शिक्षा व्यवस्था बढ़िया नहीं थे, वो राज्य, वो देश, वो समाज बेकार है। अभी देख रहे हैं बिहार में ही जो शिक्षा की व्यवस्था है, नीतीश कुमार ने ऑफ कोर्स साइकिल योजना शुरू की, पोशाक योजना शुरू की। जो बाहर लड़के रहते थे इसके लोभ में आने भी लगे, पढ़ने में। अभी भी लड़कियां जब साइकिल से हार की हार चलती हैं तो कितना अच्छा लगता है पढ़ाई, लेकिन वो पढ़ाई है नहीं। अब उसका मॉनिटरिंग की, आखिर स्कूल में पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। गांव में आप देखें तो नहीं है। तो वो शिक्षा पर चूँकि बजट भी बढ़िया चाहिए, तो ये तो अच्छी सोच है। इफ ही इज वोटेड टू पावर, तो शिक्षा पर करेंगे, बेरोजगारी समाप्त करने के लिए करेंगे। तो बातें तो अच्छी अच्छी कह रहे हैं, लेकिन सरकारवा बने तब नू, वो देखने वाली बात होगी। लोग आ भी रहे हैं उनके साथ, जुड़ भी रहे हैं उनके साथ।
ये बात आम जन समझ पाएगा, जो बात प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि शराबबंदी का जो पैसा, शराब जब चालू हो जाएगा उससे जो पैसा आएगा उसका पैसा खर्चा करेंगे शिक्षा के ऊपर। आम जन इसको समझ पाएगा कि ये कह रहे हैं कि शराब के पैसा से शिक्षा करेंगे? तो क्या दिक्कत है? पैसा कहीं से चाहिए ना, पैसा चाहे ना करिए। अब वो जनता देख नहीं रही कि गौवा में जो रहा था या ये में कि शराब बंद है, एक पैरेलल सिस्टम बन गया है, तो पैसा कहाँ जाता? खजाना में भी नहीं खियावत, माफिया सब लूट के ले जाता हसन। उसको वो रोक देंगे। उन्होंने भाई विश्व में या देश भर में कम ना 3-4 गो स्टेट में बंद बा, ये का हाल बा। तो हमको लगता है कि ये जो मतलब ऐसा कहते हैं, अगर कर देंगे आने पर तो अच्छी बात है। सर, सीएम नीतीश कुमार कल गए थे जहानाबाद। वहाँ पर जो है एक राजद के विधायक और एक माले विधायक जो हैं उनसे मिलने का कोशिश किए, लेकिन सुरक्षा कर्मियों द्वारा हटा दिया गया उनको। बार बार इस तरह की तस्वीर आ रही है जहाँ भी जा रहे हैं, और विपक्ष के वहाँ पर कोई नेता जा रहे हैं, कोई विधायक जा रहे हैं इस तरह से। आखिर क्यों दूरी बना रहे हैं नीतीश कुमार विपक्ष के नेताओं से, विधायकों से इस तरह से? अब तो नीतीश कुमार बताएंगे, लेकिन हम अभी जो जितना भी मैंने जिला के दौरा वो करतन, वहाँ जनप्रतिनिधियों से को मिलने में उनसे बड़ी परेशानी हो रही है। एक तो यह है कि वो जेड कैटेगरी में की सुरक्षा है उनके लिए, और ये भी हो सकता है कि वो थोड़े कहते हुए कि नहीं हो विधायक मत नहीं हो दिया, कि सुरक्षा प्रहरी जो हैं वो ऐसा कर रहे होंगे। इसमें मुख्यमंत्री कहीं से दोषी नहीं है। बाद में अगर मुख्यमंत्री को ये पता चले क्या कहेंगे, ये देखने वाली बात हो गई। क्या आप लोग रोक दिए, हो सकता है पूछें, क्योंकि भाई एमएलए एमपी नहीं। अब आरा में ही सुने कि सुदामा प्रसाद जो लोकल एमपी हैं वो नहीं मिल पाए, गुलदस्ता उनका धैले रह गए, फिर लौटा के ले गए घर गुलदस्ता। कल भी वो दोनों चिल्लाते रहे कि अरे हम विधायक हैं, हम विधायक हैं, लेकिन सुने नहीं। मुख्यमंत्री तो नहीं सुने, अगर सुने होते तो निश्चित बुलाए होते, मुझे जो लगता है। और नीतीश कुमार मैंने अभी मैं देख रहा हूँ जब से ये दौरा चला है, वो ज़्यादा एक कटे रह रहे हैं। तब इसके पीछे क्या कारण है, अब तो ये वही बताएं। मीडिया में भी कुछ ऐसा बाइट नहीं है, और उस तरह से मीडिया में तो बहुत दिनों से कोई बाइट उठ नहीं देते। मान लो कभी मन किया उनको तो मीडिया, अच्छा हाँ बोलिए क्या है। नहीं से पहले जैसे करते थे, 20 के बाद जो है कम हो गया है। पहले तो मिलते थे, बात करते थे, अब वो नहीं है। अभी पूरा फोकस उनका एक तरह से कहे तो अलग अलग जगह पर जाकर के विकास योजनाओं को प्रारंभ करना या उसका उद्घाटन करना, इस पर है, ताकि एक मैसेज जाए कि बहुत सारा विकास का काम हो रहा है। हाँ, इसके बाद अब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो जाए। इसलिए कल सवेरे वाला मैं जो कार्यक्रम किया था उसमें बताया था ना कि मुझे लगता है कि फरवरी में चुनाव हो जाएगा दिल्ली के साथ। तो लगे होंगे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि चुनाव में जाना है। अब वैसे भी समय पर अगर होगा तो अक्टूबर नवंबर में अगले साल होगा। तो लोगों के बीच योजना ही ना भाई कि हाँ हई बनल ओटवा काठी पर मंगवा, वोट इसी पर न मांगिए कि हई बनवा देनी, हई बना देनी, हई कर देनी, हव कर देनी। तो इसीलिए जिला जिला घूम रहे हैं, संगठन भी मजबूत कर रहे हैं। देखो 1 महीना के अंदर सब चीज़ भर्ती कर दलन, विधानसभा के प्रभारी भी बना दिए, संगठन भी बना दिए, कार्यकारिणी भी बना दिए, श्याम रजक को भी बना दिए, अरुण कुमार एक हैं उनको सप्रभारी झारखंड बना दिए। तो बहुत तेज गति से काम हो रहा बा। इससे लागत है कि कहीं चुनाव फरवरी। पार्टी में इतना तेजी से काम हो रहा है सर, तो मंत्रिमंडल विस्तार ठंडे बस्ते में क्यों चला गया है? ओका जरूरत नहीं कि मान लो जब चुनावी करे के बाद तो मंत्रिमंडल विस्तार क्या करे के बा जब चुनावी करावे के बाद चला जा फरवरी में जंग मैदान में। दिलीप जायसवाल तो कह रहे थे कि इस महीना के आखिरी तक हो जाएगा, दिने के तब बचा इस महीना के आखिरी। तो कहते हैं तब ना गर्म होगी रहन कि हमारा विभाग में वो कैसे घुस गया। भाई मंत्रिमंडल को छोटा करना, बड़ा करना, विस्तार जो भी है, ये प्रेरोगेटिव है चीफ मिनिस्टर का। राज्यों में, देश में होता है प्राइम मिनिस्टर का। आप सहयोगी दल के भले ज़्यादा आपके एमएलए हैं, लेकिन ये विषय में तू कैसे बोल देला, तो वही ना करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि करेंगे। तो उपचुनाव भी कहाँ कुछ सुगबुगाहट है, ये नहीं है। उपचुनाव 4 क्षेत्रों में होना है जी ना, रामगढ़ है, तरारी है, बेलागंज है, इमामगंज है। तो कहाँ कुछ सुनवाई होता, कुछ हलचल देखा था कुछ बा। तो इसीलिए ना ऐसा लग रहा है कि कहीं फरवरी में चुनाव मत करा दे। पुनौरा धाम को लेकर के भी पीएम को एक चिट्ठी लिखा है सीएम ने, उसकी भी खूब तारीफ हो रही है, चिराग पासवान ने भी तारीफ की। लेकिन साथ ही में एक सवाल चल रहा है सर
कि क्या ये विधानसभा चुनाव को लेकर के एक हिंदू कार्ड को तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है बिहार में, कि उस समय भुनाया जाएगा इसको? नहीं, नीतीश कुमार धर्म या जात का कार्ड नहीं खेलते हैं ना, मैं मान ही नहीं सकता हूँ। राम या सीता वो धर्म, वो एकदम अटैचमेंट है अंदर से लोगों का, ये समझ लो, और वो जरूरी भी था। हाँ, वो जरूरी भी था, तो इसीलिए उसको हम डेवलपमेंट, धर्म से मैं नहीं जोड़ रहा हूँ उसको, मैं धर्म से नहीं। और चूंकि मैं, लोग कहते नहीं कि लोग जुड़ल मानन ओकरा से, राम से जुड़े हुए लोग हैं, एकदम अंतःकरण से जुड़ल मानन। तो चिराग पासवान स्वाभाविक है, एक बहुत बढ़िया वो काम हो जाएगा। अगर वैसा हो जाता है तो वहाँ तो एक भव्य मंदिर भी बनाने की बात चल रही है। हाँ, मुझे लगता है सीएम प्राइम मिनिस्टर मान जाएंगे, और एक ये अच्छी, ये बहुत ही खूबसूरत मांग है नीतीश कुमार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हैं, आजकल बयानों को लेकर के खूब चर्चा में हैं। एक बार फिर से वो बयान दिए हैं और कहे हैं कि चौथी बार सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी इसकी गारंटी नहीं है। आरएसएस से बहुत ज़्यादा क्लोज है वो सर, क्या उनके बयानों के पीछे कहीं ना कहीं आप आरएसएस का सपोर्ट मानते हैं? तो ये तो आ ही रहा है कि आप, मैंने नागपुर जो है उनको सपोर्ट कर रहा है, और नागपुर चाहता है कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए। ये तो बातें आ रही हैं ना भाई, डिजिटल पर हो या एनालिसिस जो लोग जो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट हो, ये तो बात आ ही रही है कि जो सीटें 63 घट गई हैं पिछले चुनाव में, तो उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद छोड़ा, हैसियत कम हो गया है। तो जब कमज़ोर कोई नेता होता है तब न जो इच्छा दबाए हुए हैं बहुत से उस पार्टी में या उस संगठन में, तो ऊपर आते हैं, उनकी इच्छाएं उबाल मारेला तो बाहर आवे लगेला। और वो इच्छा तो उनकी है ही, ये शुरू से ही है। वो चाहते हैं कि प्राइम, के ना राजनीति जे करी को ना चाहे कि हम सीएम बने, हई बनी, हाँ बनी, तो वो भी बेचारे प्राइम मिनिस्टर का। तो ये तो चर्चा में है कि अब, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बहुत मजबूत हैं। आज के तिथि में देश भर में उनके चाहने वाले हैं, उनके पार्टी में है, पार्टी से बाहर भी है। तो इतना, अब वो कौना आधार पर कहता हूँ कि चौथा बार, मैंने तीसरी बार बन गई, चौथा बार बनी कि ना बनी कोनो ठीक नहीं, कौन मैंने, अब कैसे उनको पता है? अठावले जी बैठे हुए थे, अठावले जी से वो बात कर रहे थे कि कुछ लोग कहते हैं कि रामविलास पासवान जी को कि वो मौसम वैज्ञानिक थे, इसी तरह से अठावले जी हैं। तो चौथी बार सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी इसकी तो गारंटी नहीं है, लेकिन ये मंत्री बने रहेंगे। अठावले बोले, अठावले के लिए बोले कि अठावले मंत्री, तो अठावले भी तो महाराष्ट्र का, अभी तो महाराष्ट्र के चुनाव में सब वहाँ की तैयारी कर रहे हैं ना जी, कि हाँ, एक बार तो ऐसा था कि फडणवीस से पहले वही चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे, जिसको मोदी जी नहीं बनने दिए। जो चर्चा है बनने दिए कि नहीं बनने, क्योंकि हर जगह जो चीफ मिनिस्टर बनता है वो नेतृत्व है, नागपुर है उनके दल में, वही लोग तय करते हैं। लेकिन ये बात सही है कि उफान मार रहा है उनको, आप देख रहे हैं कि ये कमज़ोर हुए हैं, तो ये सुनहरा मौका है कि हम अपने गोल को अचीव कर लेंगे। तो नागपुर भी चाहती है, जो जैसे खबरें छप रही है, अब देखो, मैंने संकेत यही ना है, जो संकेत मिलते हैं कि नागपुर चाहता है कि हम लोग मोदी जी से पिंड छुड़ाएं, या उनका अरविंद केजरीवाल ने मोहन भागवत से पूछ भी लिया है कि 75 वर्ष जो आपका मार्गदर्शक मंडल है उसमें ढुकेंगे क्या ये 75 वर्ष में, जिसको कई लोगों को ढुका दिया है। हो सकता है। एक आखिरी सवाल है सर, सह प्रभारी बनाया गया है झारखंड का अरुण कुमार को जदयू की तरफ से। कौन है ये अरुण कुमार और क्यों बनाया गया है इस समय? नहीं, इसलिए कि वो जानकार हैं, समझदार हैं, संगठन में वो समय देते हैं, और नालंदा के हैं, शायद मोस्ट प्रोबेबली कुर्मी समाज के हैं, और झारखंड में कुर्मी वोट को अपने पक्ष में करने के लिए बहुत कुछ चल रहा है। अभी तो वो शिवराज सिंह चौहान आए थे, उन्होंने एक संकेत दिया कि अगला मंत्रिमंडल विस्तार जब केंद्र में होगा तो एक कुर्मी समाज के नेता जो हैं उनको मंत्री बनाया जाएगा। तो उसी ने ना भाई, तो ये भी अपना बना दिए। जहाँ भी प्रभारी होते हैं, प्रभारी अशोक चौधरी जी हैं, तो प्रभारी और सहप्रभारी दोनों जा करके वहाँ अपना काम करेंगे, वहाँ मजबूत स्थिति बनाने के लिए अपने पार्टी की। तो देखा आप लोगों ने, तमाम तरह की चर्चाएं थी, तमाम तरह की खबरें थी, जिस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप न्यूज़ हाट से जुड़े रहिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।